to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 latest paper part 2. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 जो लेटेस्ट पेपर है उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, विथ डिटेल्स में डिस्कस हमने किया था। ओके, सो आज हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो हमारे 5th क्वेश्चंस हो गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। सो 5th क्वेश्चंस हो गए थे, हम सिक्स क्वेश्चन पे आ गए थे। सो 6th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग। सो आइडेंटिफाइड करना है इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये एक मॉडल है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। ओके, सो ये आपके ऑप्शंस है, इसमें से आइडेंटिफाइड करना है। सो इसका सही आंसर, इसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पेपर था उसके हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत भी इसमें टिक हों। ओके, सो इसको इग्नोर करना है। सो इसका सही आंसर क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग। सो इसमें आ जाता है, ये सबसे पहले तो ये है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट वालों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है 2023 के पेपर में। सो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, सो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल्स में भी देखना होगा कि क्या है। सो इसका आंसर हो जाता है 6 का आंसर है 4th। ओके, 4th ACD मीन्स के इथिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स के मोरल अवेयरनेस। देन इसके बाद आएगा मोरल इंटेंट एंड मोरल जजमेंट। सो अगर हम अपने कॉमन सेंस से भी बनाएं कि इथिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स हमें एक एथिक्स को फॉलो करना है और डिसीजन मेक करना है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें अवेयर ही होना होगा। ओके, देन इसके बाद क्या है, इसमें हमें सबसे पहले क्या होना होगा, अवेयर ही होना होगा। ओके, सो ये हो जाता है मोरल अवेयरनेस। देन इसके बाद एंजाइटी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमें कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें एंजाइटी का तो कोई रोल ही नहीं प्ले होता। ओके, सो एंजाइटी तो यहाँ से ही कट हो गया। सो बी तो यहाँ से भी कट हो गया और यहाँ से भी कट हो गया। अब बचता है 3 और 4th वाला क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा के भी आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है डी मोरल जजमेंट। अब हम अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमारे जजमेंट भी हमें बनाना होगा किसी तरह से। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है मोरल जजमेंट। सो आप एक कॉमन सेंस के बेस पे भी बना सकते हो कि क्या है, क्या हो सकता है। ओके, सो सबसे पहला आएगा इसमें मोरल अवेयरनेस, देन मोरल इंटेंट एंड मोरल एंड जजमेंट। ओके, कि हम पहले अवेयर होंगे किसी चीज़ से, देन उसको इंटेंट करेंगे मीन्स कि एक मोटिवेशन लेके आएंगे, इंटेंशंस क्या है, देन एक फाइनली हम जजमेंट बनाएंगे। इसमें मोरल कंटेक्स्ट का कोई रोल नहीं है और एंजाइटी तो कट ही हो जाता है। सो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता हमारा 4th। ओके, सो अब इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट के अंदर। सो इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल, इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो कि इसी क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस हुआ है नेट के एग्ज़ाम में। ये पहले नहीं आया था इसमें क्वेश्चंस, सो अब आ गया है। ओके, सो ये डेवलप किया था किसने, जेम्स रेस्ट ने ये डेवलप किया था 1994 में। ओके, सो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्विंग एन इथिकल डायलामा। जेम्स अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, ये रिजॉल्व कर रहे हैं इथिकल डायलामा मीन्स कि इथिकली हमें दुविधा हो रही है, सो कि किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए, सो उसको वो ये रिजॉल्व कर रहे हैं। सो जेम्स रेस्ट डेवलप अ थियोटिकल मॉडल एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सो इन्होंने क्या बोला है, इसी को हम बोलते हैं इथिकल डिसीजन मेकिंग या थ्योरेटिकल मॉडल बोलते हैं। इन्होंने कई सारी चीज़ें इसमें दी हैं, 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसमें आते हैं। कौन कौन से ये हैं। ओके, सो पहला है हमारा मोरल अवेयरनेस, दूसरा है हमारा मोरल जजमेंट, तीसरा है हमारा मोरल इंटेंट, देन इसके बाद आ जाता है मोरल एक्शन या कैरेक्टर
कैरेक्टर्स। ओके, ये लास्ट वाला। सो ये हो गया कंपोनेंट या कहें कंपोनेंट या साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो किसने दी थी, जेम्स रेस्ट ने दी थी इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में। ओके, सो अब अगर देखो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन था उसमें मोरल अवेयरनेस, देन जजमेंट भी था उसमें, देन इंटेंशन या कहें इंटेंट ये भी था। सो देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से देखें कि मोरल अवेयरनेस भी था, देन मोरल इंटेंट या कहें इंटेंशन, देन मोरल जजमेंट। सो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। ओके, अब इससे कोई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अभी तो ये आया कि कंपोनेंट आप यहाँ पे आइडेंटिफाइड करो कि कौन कौन से कंपोनेंट है इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल के। अब हो सकता है कि आगे ये आ जाए कि इथिकल डिसीजन मॉडल किसने दिया था। सो जेम्स रेस्ट ने दिया था 1994 में। फिर आ जाए कि इनकी जो ये इथिकल डिसीजन मॉडल है, इनके जो कंपोनेंट है इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। सो यहाँ से सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चंस बन सकता है। सो ये हमने जो रखे हैं ये सीक्वेंस में ही रखे हैं। ओके, सो ये सीक्वेंस आपको यहाँ से भी याद रखना है। देन इसके बाद ये होता क्या है, मीन्स कि इसके पर्टिकुलर अंदर क्या है, ये क्या बोलता है, ये क्या है, इसको हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि अभी आ गया कंपोनेंट, आ सकता है बाद के एग्जाम में आ सकता है कि एक सीक्वेंस में लगाओ। सो ये है, देखिए सीक्वेंस पूरा कि मोरल अवेयरनेस पहला है, मोरल अवेयरनेस, देन मोरल जजमेंट, हम अवेयर होंगे किसी चीज़ से, देन हम अपना जजमेंट देंगे कि वो सही है या गलत है। हो सकता है वो जो भी हमने अवेयर होंगे हुए हैं जो चीज़ से वो सही है गलत है, सो उसका हम एक जजमेंट बना लेते हैं। देन इंटेंशन, अब हमारा इंटेंशंस क्या है, जो भी हमारा जजमेंट बना है, देन फाइनली हम एक्शंस कर देते हैं। सो यहाँ पे इनका हम वन बाई वन करके देखते हैं कि क्या है। सो द मोरल अवेयर एंड मोरल सेंसिटिविटी या रिकॉग्नाइजेशन। सो ये जो इन्होंने ये मॉडल दिया है ये रिसर्च पेपर से हमने उठाया है, क्योंकि बहुत जगह पे सर्च किया वहाँ पे नहीं अवेलेबल था। सो ये रिसर्च पेपर से हैं। तो आपके लिए क्या है, कई सारे रिसर्च पेपर देखे उसमें कहीं पे मोरल अवेयरनेस या मोरल सेंसिटिविटी ये दो दो नाम दिए थे। सो आपको इनके ये दो नाम याद रखने हैं। ओके, एक नाम नहीं, हो सकता है कि अभी मोरल अवेयरनेस दिया है बट आपको कंफ्यूज करने के लिए मोरल सेंसिटिविटी या रिकॉग्नाइजेशन दे दें। सो आपको ये जो दो दो नाम है इनको याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट है मोरल अवेयरनेस, मोरल अवेयरनेस या कहें मोरल सेंसिटिविटी। सो मोरल सेंसिटिविटी इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट एन इथिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, such recognition require being aware of how our behavior impact other, identify possible course of action and determine the consequence of each potential strategy। सो यहाँ बेसिकली क्या है, एक तरह से हम अवेयर हो रहे हैं, मोरल सेंसिटिविटी में हम रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं इथिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, जो भी हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं उस प्रॉब्लम से। सो यहाँ पे हम अवेयर हो जाते हैं कि किस तरह से हाउ अवर बिहेवियर इम्पैक्ट, कि किस तरह से हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट डाल रहा है दूसरे अदर पे, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या यहाँ पे पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच पोटेंशियल स्ट्रेटजी, जो भी ये पोटेंशियल स्ट्रेटजी हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम अवेयर हो रहे हैं किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से। ओके, देन इसके बाद आ जाता है मोरल जजमेंट। सो मोरल जजमेंट क्या है, आफ्टर डिटरमाइन द इथिकल प्रॉब्लम, अब हमने प्रॉब्लम को डिटरमाइन कर लिया है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है। देन इसके बाद आता है कि डिसीजन मेकिंग, देन दे आर जजमेंट अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। अब हम जजमेंट बनाते हैं कि जो भी हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड किया है, डिटरमाइन किया है, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, हमारे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो राइट साबित हो रही है या रॉन्ग हो रही है। सो उसको भी हम जजमेंट बनाते हैं एक। देन इसके बाद आता है मोरल इंटेंट या और मोरल मोटिवेशन। सो जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी था मोरल इंटेंट। ओके, सो इसको मोरल इंटेंशन या मोरल मोटिवेशंस भी बोलते हैं। सो आफ्टर रीचिंग ए कंक्लूजन अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग मस्ट बी मोटिवेट टू फॉलो थ्रू देयर द चॉइस। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, इस वाले में क्या किया था मोरल जजमेंट में, कि इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये हमने जजमेंट बना लिया था। अब इसके बाद अब हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो भी हमने जजमेंट बनाया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे सही है, राइट है,
तो फिर हम उसी बेस पे मोटिवेट होंगे और वही चीज़ों को हम चॉइस करके आगे भी बढ़ेंगे। ओके, सो मोटिवेट होंगे मीन्स कि एक्शन करने के लिए मोटिवेट यहाँ पे हो गए। देन फाइनली आता है मोरल एक्शन या मोरल कैरेक्टर। सो कैरी आउट द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ मोरल एक्शन एग्जीक्यूटिंग द प्लान रिक्वायर कैरेक्टर। मोरल एजेंट मस्ट ओवर एक्टिव ओपोजिशन, cope with fatigue, rested distractions, develop sophisticated strategy reaching there the goal। अब अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो भी हमने यहाँ पे हम जो मोटिवेट हुए थे, अब उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक्शन हम कर जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम एक्शन कर जाएंगे, अपने जो प्लान बनाए थे उसको हम एक्ट कर जाएंगे, एक्शन कर जाएंगे, जिससे कि हम अपने फाइनल गोल तक पहुँच जाएंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ से कि इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सो ये कंपोनेंट है कि मोरल अवेयरनेस, मोरल इंटेंट एंड मोरल जजमेंट। ओके, देन इसके बाद है कि मोरल एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल जेम्स रेस्ट ने दिया था, जिसमें से इनके ये सारे कंपोनेंट थे। इनके ये सब वाली चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि मोरल अवेयरनेस, देन मोरल सेंसिटिविटी, देन मोरल जजमेंट हम बनाएंगे। अवेयर हुए किसी प्रॉब्लम से, देन हमने जजमेंट बनाया कि ये चीज़ हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में सही है या गलत। जब जजमेंट बन गया तो हम मोटिवेट हुए, देन हमने फाइनल एक्शंस कर दिया। सो ये इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देखें जेम्स रेस्ट डेवलप ऑफ 4 कंपोनेंट, सेम एज वही चीज़ है कि 4 कंपोनेंट दिए थे कि कौन कौन से थे कि इट्स अवेयरनेस इथिकल डायलामा मीन्स कि हमें प्रॉब्लम से अवेयर होना है। देन फॉर्म ऑफ मोरल जजमेंट, अब हमें जजमेंट बनाना है। देन उस जजमेंट के आधार पे हम मोटिवेट भी होंगे और हम फाइनल एक्शन कर देंगे। सो मोरल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, जो कि इनकी ये चीज़ें हैं। ओके, ये दो नाम हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन समरी के फॉर्म में यहाँ देख लें, समरी के फॉर्म में यहाँ देख लें। सो रिकॉग्नाइजेशन अ मोरल इशूज मीन्स यहाँ पे क्या है, मोरल अवेयरनेस या मोरल सेंसिटिविटी। सो इसको क्या है, कोई भी मोरल इशू है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है। सो उसको हम बोलते हैं मोरल अवेयरनेस या मोरल सेंसिटिविटी मीन्स कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। देन इसके बाद आएगा मोरल जजमेंट। अब हमें जजमेंट बनाना है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है। ओके, देन इसके बाद आ जाता है एस्टेब्लिश इंटेंशन एक्ट अपॉन द जजमेंट, मोरल इंटेंशन और मोरल मोटिवेशन। अब हम वो एक्ट करेंगे, पूरा इंटेंशन लेके आएंगे, मोटिवेट होंगे और फिर मोटिवेट होंगे किसके लिए, एक्ट करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्ट कर देंगे। ओके, फाइनली यहाँ पे हम एक्ट कर देंगे। सो एक्ट अकॉर्डिंग टू अ इंटेंशन, जो भी हमारी इंटेंशन थी, मोटिवेशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्ट किया। सो मोरल एक्शन एंड मोरल कैरेक्टर डेवलप हो गया। इसका यही सीक्वेंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। सो ये है हमारा असर्शन रीजन का। सो असर्शन क्या बोलता है, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट एंड अदर प्री स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम बूस्ट चिल्ड्रन इन हैज ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर बाय इंक्रीजिंग दियर स्कूल रेडीनेस। ओके, मीन्स कि अब प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट, एक प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट है एंड अदर प्री स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि बूस्ट करते हैं चिल्ड्रन चांस ऑफ सक्सेस, मतलब कि उन चिल्ड्रन का चांस ऑफ सक्सेस बूस्ट होगा इन प्रोजेक्ट से फ्यूचर में, इंक्रीजिंग द स्कूल रेडीनेस। सो ये है असर्शन कि कोई भी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे कि बच्चों के फ्यूचर में सक्सेस में बूस्ट होगा। ओके, ये है असर्शन। देन रीजन क्या बोलता है, जीन्स एंड एक्सपीरियंस टुगेदर डिटरमाइन कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल, कि जीन्स और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ डिटरमाइन करते हैं कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स को। सो ये है इनका रीज़न। अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पहला कि असर्शन सही है। ये है बोथ ए और आर, बोथ ए और बी आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स कि ये दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे जब भी असर्शन रीज़न आए तो आपको बीच में बिकॉज लगाना है। ओके, सो यहाँ पे हम फिर से
रीड करते हैं कि प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट एंड अदर प्री स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम बूस्ट चिल्ड्रन चांस ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर वाई इंक्रीजिंग देयर स्कूल रेडीनेस बिकॉज जीन्स एंड एक्सपीरियंस टुगेदर डिटरमाइन कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। मतलब कि ये जीन्स और एक्सपीरियंस दोनों मिलके ही डिटरमाइन करेंगे कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स, और उसी बेस पे ये जब दोनों मिलेंगे तभी बच्चे का सक्सेस रेट बढ़ेगा। ओके, सो इस वजह से ये फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द assertion that program like project head start and other high quality preschool program enhance children chance of future success by improving school readiness to support by the research। so both genes and experience, कौन से genes and experience play a क्रूशियल रोल इन शेपिंग कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। मीन्स दोनों मिलकर, ऐसा नहीं है कि एक चीज ही कंट्रीब्यूट करेगी उसकी सक्सेस में। क्या हमारा जीन्स भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना कि हमारे एक्सपीरियंसेस। इस वजह से ये दोनों चीज़ें सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स एंड एक्सपीरियंस इज ऑफन रिफर्ड, जो कि नेचर नर्चर डिबेट्स के बेस पे इन्होंने ये क्वेश्चंस तैयार किया है कि ना तो हम नेचर को हटा सकते हैं ना ही नर्चर को हटा सकते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं और एक साथ ही मिलकर वर्क करती हैं। सो जीन्स क्या बोलती है? जीन्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर पोटेंशियल कॉग्निटिव एबिलिटी। अब जो जीन्स है हमारे अंदर, जो जीन्स है वो एक बेस प्रोवाइड कर देती हैं, एक फाउंडेशन तैयार करके रखती हैं। एक फाउंडेशन, जैसे कि ये है, एक फाउंडेशन तैयार करके ये रख देती हैं। ओके, किसका? पोटेंशियल कॉग्निटिव एबिलिटी। हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है वो हमारी जीन्स से आती हैं। देन व्हाट एक्सपीरियंस एंड अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम? लाइक जो कि इसमें क्वेश्चंस में था, प्रोजेक्ट हेड स्टार्ट हेल्प चिल्ड्रन रीच देयर फुल पोटेंशियल एनहेंस देयर फाउंडेशंस स्किल्स। सो जब फिर जो भी हमारा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है कि हमारी कुछ ना कुछ एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, जब उसी तरह के एक्सपीरियंस हमारे अंदर आ जाएंगे, उसी तरह के एक्सपीरियंस आएंगे तो वो एक्सपीरियंस से और ही ज़्यादा निखर के आएंगी वो क्वालिटी। सो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों अलग काम नहीं करते, ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। इस वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ थोड़ा सा हम नेचर नर्चर की डिबेट के बारे में देख लेते हैं कि नेचर क्या बोलता है कि जो भी हमारे अवर जेनेटिक्स डिटरमाइन अवर बिहेवियर, जो हमारे जेनेटिक्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं हमारे बिहेवियर, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स एबिलिटी आर इन नेचर। अब हो सकता है कि जैसे कि होता है कि कुछ बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनकी जेनेटिक्स से ही उनमें एबनॉर्मलिटी मिलती है, तो फिर वो क्या होता है कि उनमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं रह जाती। कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, कितना ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाए, तो वो उस तरह से निखर के सामने नहीं आ पाते। ओके, तो उनकी सक्सेस रेट भी दूसरे अदर बच्चों के मुकाबले कम हो जाती है। इस वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती हैं और एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। अब नर्चर क्या बोलता है कि अवर इन्वायरमेंट अपब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंस डिटरमाइन अवर बिहेवियर, सो वी आर नर्चर बाय द सर्टेन वे। अब नर्चर क्या बोलता है? जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा, जैसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे, उसी बेस पे डिटरमाइन होंगे हमारे बिहेवियर। सो इस तरह से नेचर और नर्चर दोनों एक साथ मिलकर ही रोल प्ले करता है एक बच्चे की सक्सेस में। ओके, सो दोनों एक दूसरे की सक्सेस में रोल प्ले करते हैं, कोई एक नहीं करता। इसीलिए जीन्स एंड एक्सपीरियंस टुगेदर दोनों ही मिलके करेंगे डिटरमाइंड कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। इस वजह से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है। ये है मैच द कॉलम का, जो कि इंडियन लॉजिक से आया है। ओके, इंडियन जो यूनिट फर्स्ट है उससे ही इन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस आया है। ओके, सो इंडियन पर्सपेक्टिव या यूनिट 1 से क्या करते हैं ये लोग, हर 1 नए क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं कहीं ना कहीं से। सो उसको हमें देखना है कि क्या अब इन्होंने ये वाला कौन सा क्वेश्चन सेट किया है। इसको बहुत ही ज़्यादा सर्च किया फिर जाके मिला है ये, बहुत मुश्किल से। सो ये क्या है, मैच द कॉलम देखें इसका। सो इसमें क्या है, समकार्या
तन्हा, सतोरी एंड समाधिति। सो इसका सही आंसर हो जाता है जैसे कि इसका समकारिया। समकारिया मीन्स ये जाएगा हेल्दी, एक सेकेंड, ये जाएगा हेल्दी वायरस से, मतलब तीसरे से। फिर तन्हा, तन्हा वाला तन्हा जो वी है ये जाएगा हमारा, तन्हा वाला है डिज़ायर, ये जाएगा डिज़ायर से। और सी जो है सतोरी, ये जाएगा ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि पहला है, इससे जाएगा। एंड समाधि जाएगा थिंकिंग से। ओके, अब बसो इसका आंसर हो जाता है 3 वाला इसका आंसर हो जाता है। अब ये क्या है, 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सो ये समकार्या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी हैज़ 2 थ्योरप्यूटिक गोल। अब समकार्या क्या है, समकार्या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के अंदर आता है। इन्होंने 2 थ्योरप्यूटिक गोल दिए हैं कि द हेल्दी एंड वर्चुअस लाइफ, ओके, ऑफ अ हाउस होल्डर। सो समकार्या मीन्स होता है हारमोनियस लिविंग, एक हारमोनी में रहना, एक बैलेंस में रहना। सो इस वजह से इसके लिए देखिए यहाँ पे समकार्या का हेल्दी वर्च्यूज इन्होंने दिया है कि ये हेल्दी, ये है देखिए हेल्दी एंड वर्च्यूज ऑफ लाइफ, कि समकार्या का मतलब होता है हेल्दी एंड वर्चुअस लाइफ, जो कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के अंदर दिया है थ्योरपेटिक गोल के अंदर। ओके, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, निर्वाणा, कि द टोटल सेसिएशन डिससेटिस्फैक्शन एंड सफरिंग या दुखा, मतलब कि दुख को अलग करते हुए हमें निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण प्राप्त कैसे होगा, जब हमारी लाइफ हारमोनियस में होगी, एक बैलेंस में होगी, एक हेल्दी वर्च्यूज के फॉर्म में होगी। सो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है समकार्या। ओके, देन इसके बाद आएगा तन्हा, जो कि आएगा तन्हा, जो कि पाली, आई होप ये प्रोनाउंसिएशन सही है, अगर सही नहीं है तो आप बता सकते हो कमेंट में, कि पाली संस्कृत तृष्णा से लिया गया है। अब इसका क्या है, पाली संस्कृत तृष्णा से लिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, क्रेविंग या डिज़ायर। मीन्स कि एक प्यास है, क्रेविंग हो रही है, डिज़ायर है, किसके लिए, इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये भी बुद्धिज्म से ही लिया है। रेफर टू द थ्रस्ट, डिज़ायर, लॉन्गिंग, ग्रीड, आइदर अ फिजिकल एंड मेंटल। अब किसी भी तरह की हमारी थ्रस्ट हो सकती है, हमारी डिज़ायर हो सकती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। ओके, इट इज़ टिपिकली ट्रांसलेट क्रेविंग एंड 3 टाइप्स। अब क्रेविंग भी इन्होंने 3 टाइप्स की बताई है, या कहें डिज़ायर भी 3 टाइप्स की बताई है। सो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस में जो था, यहाँ पे तन्हा इन्होंने क्या दिया था, डिज़ायर। सो ये डिज़ायर या क्रेविंग हो सकता है, आने वाले क्वेश्चंस में ये नाम चेंज कर दें कि अभी इन्होंने डिज़ायर रखा, फिर क्रेविंग या थ्रस्ट रख दें, तो इनका मतलब एक ही है। ओके, तो अब हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में ये रख दे कि तन्हा जो है या कि थ्रस्ट जो है, तन्हा जो है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो ये टाइप्स आपको ओवरव्यू में यहाँ पे दे देते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं ये। कामा तन्हा में क्या होता है, क्रेविंग होती है अनयूजुअल प्लेजर, मीन नहीं, क्रेविंग ऑफ द सेंसुअल प्लेजर, मतलब कि जो सेंस से जो हमें प्लेजर मिलती है, जो हम टच करते हैं उससे जो प्लेजर मिलती है, जो क्रेविंग होती है, उसको कामा तन्हा कहते हैं। एंड भावा तन्हा, क्रेविंग द एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी हमारे सामने है, जो भी इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, उसकी क्रेविंग को क्या कहते हैं, भावा तन्हा। एंड विभा तन्हा, ये क्या है, क्रेविंग ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग। सो जो भी चीज़ नॉन एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो दिखाई नहीं दी, उसकी जो क्रेविंग है, लाइक अ गॉड या भूत या आत्मा, प्रेत या योगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट में भी हैं। और कोई कोई चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमें बेनिफिट भी देती हैं। सो उनकी जब क्रेविंग होती है उसको भावा तन्हा बोलते हैं। सो आपके लिए ये भी याद रखना है, ओके, कि कौन कौन सी टाइप हैं इनकी, हो सकता है आने वाली उसमें क्वेश्चंस में आ जाए। सो कामा सेंसुअल प्लेजर, भावा एग्जिस्टेंस एंड विभावा नॉन एग्जिस्टेंस, इस तरह से आपको आ सकता है। ओके, देन इसके बाद आएगा सतोरी, ये जैन बुद्धिज्म, वो दोनों क्या थे, बुद्धिज्म से ये दोनों लिए गए थे। ओके,
देन इसके बाद आएगा सतोरी। सतोरी इन जैन बुद्धिज्म रेफर टू अ सडन प्रोफाउंड रियलाइजेशन ऑफ द नेचर of existence, often leading a sense of enlightenment of spiritual awakening. Okay, so it can be मीन्स कि जैन बुद्धिज्म क्या बोलते हैं कि रेफर टू द सडन, सडन एकाएक एंड प्रोफाउंड रियलाइजेशन होगा नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो भी हमारी धरती पे, जो भी हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, नेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं, उसका आपको सडन और प्रोफाउंड रियलाइजेशन होगा। सो ऑफन लीड अ सेंसेस ऑफ इनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग। सो जब हम नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन होगा तो इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल अवेकिंग होगा, मीन्स कि आध्यात्मिक की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे सो इट कैन बी सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। सो ये हमारा एक तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा, मीन्स कि पहले हम कुछ और थे, अब हम कुछ और में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा डीपर अंडरस्टैंडिंग, इंटरकनेक्टेडनेस, होलनेस ऑफ ऑल थिंग्स, मीन्स एक होलनेस में चीज़ों को कनेक्ट करेगा, डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा। हमारे जो एक्सपीरियंस अभी चल रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होगा कि आपकी हो सकता है पर्सनालिटी ही टोटली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, आप आध्यात्मिक की तरह, स्पिरिचुअल की तरफ आगे बढ़ जाएं। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं सित्योरी का आंसर क्या है। सो सित्योरी का आंसर है ट्रांसफॉर्मेटिव होलनेस, मीन्स कि पूरे तरह से जो भी हमारे अंदर होल में चीज़ें हैं, जो भी हमारे अंदर हैं, वो एक होलनेस में आ जाएंगी और टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। देन इसके बाद आएगा समाधिति। सो समाधिति एक तरह से इसके नाम से ही समाधि मीन्स समाधि जब लगाते हैं तो एक थॉट से रिलेटेड होता है। ओके, सो समाधिति सुता फाउंड इन द थेरावेना बुद्धिज्म स्पिरिचुअल, इट डिस्क्लोज अ राइट व्यू, मीन्स जब व्यू आएगा सो ये थॉट की तरफ जाएगा। ओके, जब भी हम कुछ व्यू बोलते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, तो जब वो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस के बेस पे रखते हैं, कुछ थॉट आते हैं उनके बेस पे रखते हैं। सो यहाँ पे समाधिति थॉट से रिलेटेड हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें समाधिति का मतलब क्या है, थिंकिंग से है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाला इंडियन वाला क्वेश्चंस आपके लिए, ये यहाँ से भी आप थोड़ा सा याद रखना कि समाधिति थेराविदा बुद्धिस्ट से लिया गया है। ओके, थेराविदा बुद्धिस्ट से लिया गया। हो सकता है नेक्स्ट वाले सेशन में या नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में जब नेट का पेपर हो रख दें कि समाधिति किससे रिलेटेड, थेरावाना बुद्धिज्म, जैन बुद्धिज्म और भी चीज़ें हैं उनके ऑप्शंस रख दें। सो आपको इस तरह से टिक करना होगा। देन राइट व्यू से ये रिलेटेड है, सो इससे भी जो कि 8 फोल्ड पाथ इन्होंने दिया है, सो उसमें ये राइट व्यू से रिलेटेड करता है। सो इस तरह से आपको कीवर्ड में इन क्वेश्चंस को टैकल करना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन जो कि हमारी हेल्थ साइकोलॉजी से आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो कहते हैं एक तरह से दिल की बीमारी, उसके अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब कि ये इन्होंने दिया है मायोकार्डिनल इन्फेक्शन, कोहन डिजीज, एक्जिमा एंड कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर कौन सी डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज नहीं आती है उसको आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ कॉमन सेंस लगाते हैं। ओके, सो मायोकार्डिनल इन्फेक्शन, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर, सो कार्डिनल आ गया तो यहाँ पे ये होगा। ओके, कार्डिनल है तो ये होगा। ओके, देन इसके बाद आता है, सो पहला तो है देन कार्डियोमायोपैथी। अब इसके अंदर भी कार्डियो जो वर्ड है वो आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस के हिसाब से इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ये भी होगा। देन अब हम फंस जाते हैं यहाँ पे दूसरा या तीसरा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा 50-50 करना पड़ेगा अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं। सो यहाँ पे फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, कोहन डिजीज़ जो है ये हमारे गैस्ट्रेटेटिव सिस्टम से रिलेटेड है। सो ये हमारा गैस्ट्रो से रिलेटेड है या कहें कि पेट की बीमारियों से रिलेटेड है। सो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो हो जाता है सही। और ये जो एंजीना
पैक्टोरियस है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है। ये भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर ही आता है, जिसको एक तरह से कहते हैं दिल का दौरा पड़ जाना। ओके, सो 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसे CHD बोलते हैं फॉर्म में। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज इज टर्म दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन आवर हार्ट ब्लड सप्लाई इज ब्लॉक। मीन्स कि हमारा जो हार्ट है उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ब्लॉक हो जाती है और इंटरप्ट बाय द बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द कोरोनरी आर्टरीज। हो सकता है कि मतलब कि इनकी क्या रीज़न है, जब भी लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट डिजीज़ होती है, तो या तो उनकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती हैं या फिर इंटरप्ट हो जाती हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, एक तरह से जो इस तरह से आर्टरीज जाती हैं, सो इनमें कुछ ना कुछ यहाँ पे फैटी वाली चीज़ें आ जाती हैं। सो यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो सही से नहीं जा पाता, उस वजह से हार्ट अटैक आ जाती हैं। देन इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो मायोकार्डिनल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डिनल इन्फेक्शन क्या है। अब मायोकार्डिनल इन्फेक्शन MI कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ओके, जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में या लेमैन की लैंग्वेज में बोल देते हैं हार्ट अटैक, और जो मेडिकल प्रॉपर टर्म्स है उसे कहते हैं मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन। ओके, सो इसे कॉमनली हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब इनके सब नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, सो ऑकर व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप इन कोरोनरी आर्टरीज। अब जो ब्लड का फ्लो है वो कोरोनरी आर्टरीज में स्टॉप हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है ऑफ द हार्ट कॉजिंग डैमेज। उस वजह से हार्ट डैमेज हो जाता है या हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगती हैं। ओके, जैसे कि ये हार्ट है, ये हार्ट बना है, यहाँ पे ये हार्ट है और यहाँ पे इनका सप्लाई है। अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आ गई जो कि यहाँ से सही से सप्लाई नहीं हो पा रही, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। ओके, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। सो यहाँ पे ये सप्लाई सही से नहीं जा पाएगी, ये सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी, सो हो जाएगा हार्ट अटैक। ओके, सो देन इसके बाद है एंजीना पेक्टोरियस, ऑल्सो कॉल्ड इन एक्जिमिक चेस्ट पेन। ये एक तरह का चेस्ट पेन है, अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। सो ब्लड फ्लो, जो ब्लड का जो फ्लो है, ये फ्लो है वो सही से नहीं जा पाता, इस वजह से चेस्ट पेन होता है। एकदम से अपने चेस्ट को पकड़ के रह जाते हैं कि पेन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरियस। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी हार्ट से रिलेटेड हैं। ओके, देन आता है थर्ड कार्डियोमायोपैथी, ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ट मसल्स डिजीज। अब ये हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उसकी डिजीज है, सो इसे हार्ट मसल्स डिजीज भी के बोलते हैं। एन एक्वायर और हेरिडिटी डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स, एन एक्वायर और हेरिडिटी डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स, दिस कंडीशन मेक इट हार्ट एंड हार्ट ऑफ डिलीवर ब्लड ऑफ द बॉडी, यू कैन द हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर हो जाता है, मीन्स कि ये हेरिडिटी डिजीज़ है। सबसे पहले तो ये हेरिडिटी हमारी जीन्स में ही आ जाती, हो सकता है माँ बाप को हो तो बच्चे में आ गया, सो ये हेरिडिटी डिजीज़ है। देन एक्वायर हेरिडिटी डिजीज हार्ट मसल्स, सो ये हेरिडिटी से ही एक्वायर हो जाती है। इस कंडीशंस में क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो सही से नहीं होता है, डिलीवर सही से नहीं होता, सो ये हार्ट फेलियर हो जाता है। ओके, देन फाइनली आता है जो कि हमारा क्वेश्चंस का आंसर भी था, कोहन डिजीज, कि ये सारी चीज़ें मीन्स कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज में मायोकार्डिनल इन्फेक्शंस, एंजीना पेक्टोरियस, इनकी ये सब नाम। देन कार्डियोमायोपैथी, ये तो आते हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज में। कौन नहीं आता, कोहन डिजीज नहीं आता। इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द इलिटिस, अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोइंग डिजीज दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। सो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हमारा पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग है उसमें अफेक्ट आ जाता है, सो कोहन डिजीज हो जाती है। ओके, सो ये है कोहन डिजीज, इन्फ्लामेटरी बोइंग डिजीज दैट में अफेक्ट एनी सेगमेंट ऑफ द गैस्ट्रोटेक्टिल ट्रैक विथ माउथ टू एनस। माउथ से लेके एनस तक ये चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक फाइनली इन्फेक्शन होता है। ओके, फैट वगैरह आ जाता है, इनकी लाइनिंग में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि ये है नॉर्मल इंटेस्टाइन और कोहन डिजीज़ का, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से है, यहाँ पे सिकुड़ सा गया है। ओके, सो ये जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें जो थी हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड थी।
सो हो सकता है इससे आने वाले पेपर में इनके सब नाम आ जाएं, या फिर इससे ये भी क्वेश्चंस बन जाता है आपके लिए, ये पता चल गया कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, दोनों चीज़ें पता चल गई। सो एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स में आ जाते हैं या बन जाते हैं। ओके, देन फिर आ जाता है 10th क्वेश्चंस। सो इसमें क्या है, ये हमारा आया है किससे, डेवलपमेंटल थ्योरी से, प्याजी की थ्योरी से ये आया है। ओके, सो इसका सही आंसर क्या है, जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस, पहला है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म एंड कंजर्वेशन। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा पहले का, क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाता है, यहाँ पे ये स्टेज लिखी हुई है। ओके, सो ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा हमारा सेंसरी में। ओके, देन बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशन में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम जो फॉर्मल ऑपरेशन फाइनल वाली स्टेज है, आखिरी वाली, उसमें आएगा। देन ईगोसेंट्रिज्म आएगा प्री ऑपरेशनल में। देन कंजर्वेशन आ जाता है कंक्रीट में। ओके, सो ये हमारे प्याजी की थ्योरी से आया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये वो हर बार ही ये रिपीट होता है। कभी आ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में था, अभी यहाँ पे मैच द कॉलम आ गया। ओके, सो ये हर बार प्याजी की थ्योरी से आता है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्याजी की थ्योरी का ओवरव्यू कि क्या है यहाँ पे वर्थ टू नियरली 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स तक। सबसे पहले क्या, कौन सी स्टेज आती है, सेंसरी मोटर। देन दूसरी आएगी प्री ऑपरेशनल। देन इसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल। देन आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। सो ये फिफ्थ स्टेज इन्होंने दिए हैं, फोर्थ स्टेज इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, किसने, प्याजी ने। ओके, हो आ जाता है कि प्याजी की थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरह से आपको देखना है। ओके, याद रखना है। सो सेंसरी मोटर में क्या है, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, लुकिंग, हियरिंग एंड टचिंग, माउथ एंड ग्रास्पिंग। सो इसमें क्या है, ओवरऑल रोल किसका होता है, सेंसरी मोटर का, कि एक्सपीरियंस करते, जब बेबी का बर्थ होता है 2 ईयर्स के समथिंग का जब बच्चा होता है, बेबी होता है, तो एक्सपीरियंस करता है वो वर्ल्ड को किसके थ्रू, अपने सेंस के थ्रू। वो देखता है, हियर करता है, सुनता है, देन सुनता है, टच करेगा, माउथ करेगा, सो ग्रास्पिंग करेगा, कोई किसी चीज़ को पकड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेंसरी मोटर में। और ये सेंसरी मोटर में और डेवलपमेंटल मीन्स किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आएगा, सेंसरी मोटर में। सो यहाँ पे सेंसरी ये मोटर में ये आ जाता है। ओके, देन इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग थिंक विथ वर्ड एंड इमेज यूजिंग इनिटिएटिव रादर देन लॉजिकल। इसमें क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्ल्ड को, इमेज को, अपनी इंट्यूशन के बेस पे, रादर देन कि वो कुछ लॉजिक लगा पाएँ। ओके, जो उन्हें इंट्यूशन हो रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, तो वो वैसी ही होगी। जैसे कि प्रिटेंड प्ले, जैसे कि जो बच्चे होते हैं। देन ईगोसेंट्रिज्म, जैसे कि प्रिटेंड प्ले में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद में ही प्ले करते हैं, जैसे कि, और एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, तो ये क्या करेंगे, ये खुद में ही प्रिटेंड प्ले करेंगे, अपनी अपनी चीज़ें गुड़गड़ाते रहेंगे, बुदबुदाते रहेंगे, अपने मन में चीज़ें बोलते रहेंगे, वो खेलते रहेंगे। सो उस तरह से ये प्रिटेंड प्ले करते। देन ईगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या है कि ये बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता, वो खुद अपने ही पर्सपेक्टिव को ही देखता है। बिकॉज ऑफ दैट उसका इंट्यूशन वहाँ काम करता है, वो लॉजिक नहीं लगा पाता। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन में आप फिर से देखिए कि ईगोसेंट्रिज्म में किस में आ रहा है, प्री ऑपरेशनल में। ओके, सो देन इसके बाद आ जाता है, ये है हमारा 7 से 11th ईयर्स तक की स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या है, थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट, ग्रास्पिंग कंक्रीट एनालॉगी, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो इसमें क्या है, अब वो
थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। जो उसके सामने है वो सिर्फ उसी चीज़ों का लॉजिक लगा सकता है। यहाँ पे कोई वो हाइपोथेटिकल चीज़ों को लॉजिक नहीं लगा पाएगा। ग्रास्पिंग चीज़ों को पकड़ता है, एनालॉगी लगाता है कि पहले हमने ये ऐसी चीज़ की थी या पहले हमने ऐसे सॉल्व किया था, उसी चीज़ को वो सामने रखकर दूसरी चीज़ों को सॉल्व करता है। अगर वो वाली चीज़ पहले वाली हटा दो तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो इसमें आ जाता है कंजर्वेशन, देन मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आप देखिए कंक्रीट के अंदर क्या था, कंक्रीट के अंदर था ये कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, और फाइनली ईगोसेंट कंजर्वेशन था। सो यहाँ पे क्या आ जाता है, कंजर्वेशन, जो कि ये है। देन फाइनली स्टेज आती है, फाइनली स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि अडल्ट तक आती है। ओके, इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक भी लगा लेता है बच्चा एंड पोटेंशियल फॉर मेच्योर भी हो जाता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वो लगाने लगता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बचा था ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म बचा था नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बचा था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन में आता है। सी ये आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब ये सब चीज़ें देख लेते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस में थी, ये वाली चीज़ें जितनी भी क्वेश्चंस में थी, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, रेफर टू द रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर नो लॉन्गर विजिबल और डिटेक्टेबल थ्रू द अदर सेंस। सो जब ऑब्जेक्ट परमानेंस का रियलाइजेशन हो जाता है या ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, तो बच्चे के सामने से अगर कोई चीज़ चली भी जाए या उसको छिपा भी दें, तब भी वो बच्चा बोलता है कि नहीं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि पेन उसको दिखाया और पेन छिपा दिया, पेन दिखाया देन पेन छिपा दिया, तो छिपा दिया, तो उसकी जब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा तो वो बोलेगा कि आपने छिपाया है, बट पेन तो है, सामने है, कहीं ना कहीं तो है, वो एग्जिस्ट करता है। सो ये डेवलप हो जाता है 18 से 24 मंथ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट परमानेंट अचीव्ड हो जाता है। सो ये भी क्वेश्चंस बनता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस पर्टिकुलर किस मंथ में अचीव्ड होता है। सो आपको ये भी याद रखना है। देन इसके बाद आएगा ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, द टेंडेंसी टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम वन ओन पर्सपेक्टिव वाइल फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दैट अदर में हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करता है और दूसरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो फेल हो जाता है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। इसमें माउंटेन वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था कि एक तरफ से बच्चा माउंटेन को दिख रहा था और दूसरी तरफ से एक्सपेरिमेंटर बैठा था। तो बच्चा को सिर्फ अपने तरफ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे, माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, और जो एक्सपेरिमेंटर बोल रहा था कि ऐसा भी तो है, बट वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म, कि वो अपनी ही चीज़ों को कंसीडर करता है और देखता है, अदर की चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। सो एक तरह से ईगोसेंट्रिज्म मतलब वो अपनी तरफ ही सेंट्रिज्म में है। देन फिर आ जाता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर इनकेपेबल। अब जो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन है वो इनकेपेबल है कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में, बट ये आता किस में है, प्री ऑपरेशनल में आता है। सो ये क्या है, कंजर्वेशन द रिकॉग्नाइजेशन दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्यूम, मार्क्स एंड नंबर डू नॉट चेंज when it appearance is alter is some superficial way। सो कंजर्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जैसे कि उसको एक गिलास में पानी भर के दे दिया या दूध भर के दे दिया, उस दूध के लिए अगर हमने एक बड़ी सी कटोरी में डाल दिया उसी दूध को, तो जो बच्चा होगा वो ये नहीं देख पाएगा, वो सोचेगा कि नहीं, गिलास बड़ा है तो इसमें ज़्यादा दूध है, बजाय कि कटोरी उसकी ज़्यादा बड़ी हो, बट वो ग्लास को ही कंसीडर करता है। सो जो कंजर्वेशन मतलब कन्वर्ट हो रही हैं जो चीज़ें, वॉल्यूम, मार्क्स एंड नंबर जो है इन चीज़ों का, उसको वो नहीं देख पाता, उन प्रॉपर्टी को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, जो चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है वो उसी को ही कंसीडर करेगा। देन फाइनल आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्किल एज अ पार्ट ऑफ देयर लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नोन एज द फॉर्मल स्टेज। सो फॉर्मल स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। सो वो फाइनली यहाँ पे पूरा डेवलप हो जाता है, एज अ रिसर्चर यहाँ पे वो वर्क भी करने लगता है। सो ये हो जाता है यहाँ तक क्लियर, कंप्लीट होता है यहाँ तक
10th क्वेश्चंस तक। आई होप आपके लिए ये क्लियर होगा। ये स्लाइड है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका। हमने फाइनली आंसर यहाँ पे निकाल के रख दिया है। देन थैंक यू। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस यहाँ तक हो जाते हैं क्लियर। 10th क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए, विथ डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। क्या था कि पहले हमने सोचा था कि थोड़ा कम डिस्क्राइब करूं, लेकिन क्या होता है कि डीप में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। कोई कॉन्सेप्ट है, किसी क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ के ही डीप में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में जब हम बैठें तो उस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे पास हों, सारी चीज़ें हमें पता हों। तो जो भी एक्सप्लेनेशन ये हो रही हैं विथ डिटेल में हो रहे हैं, सो आपके लिए अगर अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है या डिटेल डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप बता सकते हो कमेंट में, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले, आपका रिस्पॉन्स हमें पता चले कि आपके लिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो उस बेस पे हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस को डिज़ाइन करें। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।